कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आपने पढ़ा कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो अलग होते हैं डबल सोल्ट से। साथ में आप लोगों ने पढ़ा कि आखिर मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनता है और लिगेंड्स क्या होता है। फिर आप लोगों ने लिगेंड्स को क्लासीफाई करना सीखा। अभी तक आप लोग 4 अलग अलग बेसिस के ऊपर लिगेंड्स को क्लासीफाई कर चुके हो। आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर किस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस के ऊपर लिगेंड्स को क्लासीफाई करते हो। सिग्मा डोनर क्या होता है, पाई डोनर क्या होता है और पाई एसिड लिगेंड क्या होता है। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि आप लिगेंड को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी एंड साथ में देखेंगे कि आखिर डेंटिसिटी भी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 4 of coordination compounds. I hope कि आप लोगों ने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए होंगे। ऑलरेडी अपलोडेड है RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर यहाँ पर कहीं आई बटन दे दूंगा या फिर आप डायरेक्टली जा सकते हो RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर। वहाँ पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अलग से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से ही हम लोगों ने सारी की सारी बातें की हुई है। अब आप लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर किस तरीके से आप लिगेंड्स को क्लासीफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके लिगेंड के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो आप उसे बोलते हो सिग्मा डोनर। अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसे बोलते हो सिग्मा डोनर प्लस वीक पाई डोनर। अगर उसके पास 3 या फिर 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप उसे बोलते हो सिग्मा डोनर प्लस स्ट्रॉन्ग पाई डोनर। और अगर आपकी लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन भी है देने के लिए एंड साथ में उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, चाहे उसके पास हो सिग्मा स्टार, चाहे उसके पास हो पाई स्टार या फिर उसके पास हो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो उस केस में आप उस लिगेंड को क्लासीफाई करते हो एज पाई एसिड लिगेंड्स। ये क्लासिफिकेशन आप लोग सीख चुके हो। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और एक चार्ट भी मैंने आपको दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आपको मैंने वहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिखवाए थे। उन्हीं एग्जांपल के ऊपर बेस सबसे पहली लाइन मैंने यहां पर लिखी हुई है दैट द प्योर सिग्मा डोनर लिगेंड कैन स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल सेंटर। सच लिगेंड्स आर जनरली नोन एज वीक फील्ड लिगेंड एंड द पाई एसिड लिगेंड्स कैन स्टेबलाइज द लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल सेंटर। सच लिगेंड्स आर जनरली नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब ये वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। अभी के लिए बस जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं उनको आप लोग बस समझते जाइए, सुनते जाइए। बाद में आपको इनके बीच में एक कोरिलेशन भी देखने को मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड क्या है, इसका आपको एक आइडिया होगा। आप लोग इसको पढ़ते हो बीएससी के अंदर भी, तो आई होप कि आपको इतना पता हो कि आपके पास जो वीक फील्ड लिगेंड होता है वो बेसिकली पेयरिंग नहीं करवाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो बेसिकली पेयरिंग करवा देता है। इस कॉन्सेप्ट का आज यूज नहीं करेंगे, आगे जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आखिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही पेयरिंग क्यों कराता है, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग क्यों नहीं करा पाता है। लेकिन एक आपको एक जनरल ओवरव्यू चाहिए। तो जो आपके पास सिग्मा डोनर लिगेंड्स होते हैं वो आपके पास कहां पर क्लासीफाई होते हैं, एज वीक फील्ड लिगेंड क्लासीफाई होंगे। और जो आपके पास होते हैं पाई एसिड लिगेंड्स, दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के एग्जांपल क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स के एग्जांपल क्या है, उसको हम लोग बाद में ही चर्चा करेंगे। अभी के लिए जनरली आपके पास जितने भी पाई एसिड लिगेंड्स है आप उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानकर ही चलो, आपका यहां पर जो है वो सारा के सारा काम हो जाएगा। इसको आप जनरली पढ़ते हो आगे जाकर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। और जब आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से एनालाइज करोगे तो वहां पर भी आपको सीरीज के अंदर एक पैटर्न देखने को मिलेगा। पैटर्न कुछ कैसा होगा कि जो आपके पास होते हैं पाई डोनर वो आपके पास होंगे सबसे कम स्ट्रॉन्ग, देन आपके पास होते हैं सिग्मा डोनर, देन आपके पास होते हैं पाई एक्सेप्टर। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं, कुछ लोग इसको ग्रुप वाइज भी याद कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पाई एक्सेप्टर के कुछ एग्जांपल्स आपके पास ऑलरेडी हैं। जैसे कि आपके पास यहां पर होता है CO, आपके पास यहां पर होता है Ca नेगेटिव, यानी कि कार्बन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली जो आपके पास कार्बन वाली ग्रुप के लिगेंड्स होंगे यानी कि जो 14th ग्रुप वाले होंगे वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग के अंदर आते हैं। देन आपके पास आता है नाइट्रोजन वाला यानी कि 15th ग्रुप वाला, देन आपके पास आएगा ऑक्सीजन फैमिली वाला यानी कि 16th ग्रुप वाला, देन आपके पास आएगा हेलोजन्स। अब बेसिकली आपके पास जितने भी हेलोजन एज ए लिगेंड होंगे जैसे कि Cl नेगेटिव है, F नेगेटिव है, ये आपके पास क्या होते हैं, आप लोग इसको पढ़ चुके हो। इसके अंदर आपके पास क्या होंगे, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास सिग्मा डोनर भी है प्लस साथ में पाई डोनर भी है। यानी कि पाई डोनर क्या होंगे आपके पास सबसे वीक वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन आपके पास क्या आएंगे सिग्मा डोनर यानी कि ऑक्सीजन फैमिली वाले और नाइट्रोजन फैमिली वाले। आप लोग इसको पढ़ भी चुके हो। आपके पास H2O क्या होता है, सिग्मा डोनर होता है। आपके पास NH3 क्या होता है, सिग्मा डोनर होता है। भाई NH3 सिग्मा डोनर है और आपके पास H2O क्या है, सिग्मा डोनर प्लस वीक पाई डोनर। आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, एक आपके पास ये रहा। तो अगर आपके लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं दैट मीन्स वो क्या होगा, सिग्मा डोनर प्लस वीक पाई डोनर। तो इस तरीके से आपकी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो आप आगे पढ़ोगे, इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आप आगे पढ़ोगे
आगे। अभी के लिए जितनी बातें बस मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप लोग थोड़ा सुनते रहिए, समझते रहिए, बार बार आप इनको सुनोगे और बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो यही सारी बातें आपको दोबारा से याद आने वाली हैं और यही सब कोरिलेशन आप लोग आगे जाकर भी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हो। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके पास जो होते हैं पाई डोनर ये आते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स के अंदर, और जो आपके पास आते हैं पाई एक्सेप्टर ये आपके पास आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर। जितनी बातें समझ में आई बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में जब हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को और स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आपका वहां पर डाउट जो है वो और भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। अब जितनी बातें आपने अभी तक की हैं इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर उसके ऊपर बेस भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आपके पास इजी भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि जब 20 लेक्चर हो जाएंगे तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाओगे, कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर इजी भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है CSIR नेट 2012 का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास एज ए लिगेंड Cl नेगेटिव इज। Cl नेगेटिव क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ओनली सिग्मा डोनर, ओनली पाई डोनर, बोथ सिग्मा एंड पाई डोनर, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। तो आई होप कि आप इसको ईजिली कर पा रहे होंगे। अगर मैं Cl नेगेटिव की बात करता हूं तो आपके पास यहां पर क्या होते हैं भाई, आपके पास यहां पर होते हैं 4 लोन पेयर इसके ऊपर, और अगर आपके लिगेंड के पास 3 या फिर 3 ज्यादा लिगेंड होते हैं, साथ में उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, तो आप इसे कैसे क्लासीफाई करते हो? एज सिग्मा डोनर प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग पाई डोनर भी हो जाएगा। यानी कि Cl नेगेटिव आपके पास क्या है? सिग्मा डोनर भी है और स्ट्रॉन्ग पाई डोनर भी है, साथ में इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, सारे ऑर्बिटल फिल हो चुके हैं इसके, तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये आपके पास एज ए पाई एसिड लिगेंड काम नहीं करेगा। यानी कि मेटल से वापस डोनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं है। तो इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव इज बोथ सिग्मा एंड पाई डोनर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी मैंने नीचे लिखा भी हुआ है दैट Cl नेगेटिव में आपके पास क्या है? बेसिकली 3 लोन पेयर्स होते हैं, आप यहां पर 4 भी बोल सकते हो। Cl नेगेटिव है तो एक और लोन पेयर का आपके पास यहां पर देखने को मिलेगा, एंड साथ में इसके पास क्या है? कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। दैट मींस आप इसे कैसे क्लासीफाई करोगे? एज सिग्मा डोनर एंड स्ट्रॉन्ग पाई डोनर। तो आप यहां पर एक लोन पेयर को और भी बना सकते हो। Cl के ऊपर ऑलरेडी 3 लोन पेयर होते हैं और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास यहां पर भी उस चार्ज की वजह से आ जाएगा। तो ये कुछ बातें थी आपकी हल्की फुल्की जो आप लोग पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर के अंदर भी, कि आपके पास जो प्योर सिग्मा डोनर होंगे वो स्टेबलाइज करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को। भाई अगर आपके पास सिर्फ सिग्मा डोनर है, यानी कि जो लिगेंड है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल को इस तरीके से जो है वो डोनेशन कर रहा है। अगर आपके पास लेट से कोई पाई एसिड लिगेंड होगा तो वो लिगेंड क्या करेगा भाई? आपके पास मेटल से पहले सिग्मा बॉन्डिंग करेगा, देन मेटल से भी वापस से इलेक्ट्रॉन वो इस तरीके से ले लेगा। तो जो पाई एसिड लिगेंड होते हैं वो जनरली उन मेटल्स को स्टेबलाइज करते हैं जो मेटल्स आपके पास कहां रहेंगे? लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहेंगे। उन मेटल्स को पाई एसिड लिगेंड जो है वो स्टेबलाइज करता है, और जो आपके पास होते हैं मेटल्स इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट उनको स्टेबलाइज करने के लिए आपके पास क्या होता है? सिग्मा डोनर लिगेंड्स आपके पास यहां पर होने वाले हैं। तो ये एक बेसिक सा आपके पास एक ओवरव्यू था जो आप लोग लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हो। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग और कर लेते हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो उसके ऊपर बेस ही, और ये क्वेश्चन आपके पास आया था IIT JAM 2013 के अंदर। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है आपके पास अमंग द फॉलोइंग द लिगेंड दैट बेस्ट स्टेबलाइज द लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन, यानी कि W आपके पास कैसा है? W आपके पास है लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास कोई मेटल होता है तो उसको स्टेबलाइज करते हैं सिग्मा डोनर्स या फिर पाई एसिड लिगेंड्स। आपको बस वही चेक करना है कि कौन उनको स्टेबलाइज करेगा। तो आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर सिग्मा डोनर है तो वो करता है हायर वाले को, और जो अगर आपके पास होता है पाई एसिड वो करता है लोअर वाले को। यानी कि ऑप्शंस के अंदर आपको जस्ट ये चेक करना है कि आपको जो ऑप्शंस गिवन होंगे उसके अंदर से पाई एसिड लिगेंड कौन सा है। अब ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपके पास ऑप्शंस के अंदर एक से ज्यादा पाई एसिड लिगेंड दे देगा, वो आपको एक ही देकर रखेगा, उसी को ही आपको बस आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन है आपके पास यहां पर H2O, तो आपके पास यहां पर होते हैं 2 लोन पेयर, उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, तो ये आपके पास क्या होता है? सिग्मा डोनर है प्लस वीक पाई डोनर भी है, प्लस क्या है ये? प्लस वीक पाई डोनर भी है। NH3 के पास क्या होता है? 1 लोन पेयर, ये आपके पास क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डोनर है। CO के पास क्या होता है? भाई CO के पास इलेक्ट्रॉन भी है देने को, और जब आप लोग इसको पढ़ोगे एमओ डायग्राम आगे पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे इसके एमओ डायग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप वहां पर जाकर चेक करोगे कि इसका जो पाई स्टार है वो एम्प्टी होता है, और वो पाई स्टार मेटल जब इलेक्ट्रॉन देगा तो वो लिगेंड अपने पाई स्टार के अंदर उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसीलिए CO आपके पास किस कैटेगरी के अंदर आएगा? दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ पाई एसिड लिगेंड। और आपको आपका आंसर भी मिल गया होगा कि अगर आपके पास मेटल है लो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन स्टेट के अंदर, तो उसको स्टेबलाइज कौन करने वाला है? पाई एसिड लिगेंड उसको स्टेबलाइज करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दैट इज CO इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है? F नेगेटिव है, हेलोजन है। ये आपके पास क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डोनर प्लस स्ट्रॉन्ग पाई डोनर, यानी कि ये भी आपके पास पाई एसिड लिगेंड कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। इन चार ऑप्शन के अंदर से पाई एसिड लिगेंड करेगा स्टेबलाइज लो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में गिवन है, दैट इज योर CO, जो कि सिग्मा डोनर भी होते हैं एंड साथ में पाई एक्सेप्टर भी होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज CO इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ लिगेंड्स और भी एक्स्ट्रा गिवन है, तो कुछ और लिगेंड्स के बारे में आपको पता चलेगा, लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा जिसमें कुछ 5-10 आपको लिगेंड दिए होंगे और आपको उन 5-10 के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने जनरली पढ़ा है, आप सिर्फ उतने इन्फॉर्मेशन से भी अपने क्वेश्चन के सही आंसर तक डेफिनेटली पहुंच सकते हो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास RO नेगेटिव, RCO नेगेटिव, CN नेगेटिव, AS मिथाइल 3, ROR डैश, SCN नेगेटिव, द सेट ऑफ लिगेंड्स विद गुड पाई एक्सेप्टर नेचर। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस में आपको 3-3 लिगेंड का सेट दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि कौन सा सेट यहाँ पर पाई एसिड लिगेंड्स के बारे में आपको बता रहा है। तो एक चीज तो आपने पढ़ी है कि आपके पास अगर लेट से OH लिगेंड होता है तो इसके पास क्या होगा भाई? OH नेगेटिव की बात कर रहा हूं ऑफ कोर्स मैं, तो आपके पास यहां पर क्या होंगे? इसके साथ होने वाले हैं 3 लोन पेयर्स आपके पास कुछ इस तरीके से रहेंगे। अगर आपके पास यहां पर 3 लोन पेयर हैं और O नेगेटिव के ऊपर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, तो ये आपने एग्जांपल के अंदर भी लिखा हुआ है, अलग से भी आपको पता है कि ये आपके पास क्या होगा? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डोनर होगा, साथ में पाई डोनेशन भी ये कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है? 3 या फिर 3 ज्यादा लोन पेयर्स हैं, यानी कि ये आपके पास पाई एसिड लिगेंड के अंदर नहीं आता। तो जिस तरीके से OH नेगेटिव नहीं आता, उस तरीके से आपके पास RO नेगेटिव भी किस कैटेगरी में आएगा? वो भी आपके पास आने वाला है सिग्मा डोनर प्लस स्ट्रॉन्ग पाई डोनर वाली कैटेगरी के अंदर ही, यानी कि RO नेगेटिव भी आपके पास पाई एसिड लिगेंड नहीं है। और अगर आप यहां पर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो RO नेगेटिव आपके पास ऑप्शन नंबर A के अंदर भी है, ऑप्शन नंबर B के अंदर भी है, ऑप्शन नंबर C के अंदर भी है। तो सिर्फ RO नेगेटिव लिगेंड के बारे में जानने से ही आप यहां पर 3 ऑप्शंस को क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हो और आपका क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर C में जो लिगेंड्स है उनके बारे में तो आप पढ़ते हो कि CN नेगेटिव क्या है? पाई एसिड लिगेंड। आप पढ़ते हो कि आपका CO क्या है? पाई एसिड लिगेंड। और AS मिथाइल 3 ये भी आप काफी पढ़ने वाले हो, ये भी आपके पास क्या होता है? पाई एसिड लिगेंड होता है, क्योंकि आर्सेनिक के पास फिर क्या हो जाएगा? यहां पर वैकेंट D ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, जो कि क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एक्सेप्ट कर सकता है। इस लिगेंड को भी आप आगे जाकर बहुत बार पढ़ोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम के अंदर आए तो उन्हें आप इजीली कर सकते हो। यहां पर जो लिगेंड्स हैं, जितने भी लिगेंड्स हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहिए। CN नेगेटिव क्या है? पाई एसिड लिगेंड है। अगर CN नेगेटिव है तो SCN नेगेटिव आपके पास क्या होता है? पाई एसिड लिगेंड ही होता है। AS मिथाइल 3 भी आपके पास क्या है? पाई एसिड लिगेंड है। तो ये जो आपके पास सेट है, इसमें आपके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ पाई एसिड लिगेंड ही प्रेजेंट है। दैट मींस ऑप्शन नंबर C आपके पास यहां पर क्या होगा? सही होगा। और ये क्वेश्चन आपके पास आया था गेट 2006 के अंदर। तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो यार वीडियो को भी लाइक कर दो, है ना? चैनल के ऊपर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को आपको जरूर प्रेस करना है, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख भी पाओ। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी वीडियो आप यहां पर मिस ना करो। मैंने यहां पर नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ है दैट CN नेगेटिव, AS मिथाइल 3, SCN नेगेटिव, दे ऑल आर व्हाट? दे ऑल आर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। RO नेगेटिव के पास क्या होते हैं? 3 लोन पेयर तो हैं, लेकिन इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। दैट मींस ये सिर्फ क्या रह जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डोनर प्लस स्ट्रॉन्ग पाई डोनर है, जिसकी वजह से आप ऑप्शन नंबर B, D और A को एलिमिनेट कर ऑप्शन नंबर C तक बड़ी इजीली पहुंच सकते हो। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जो क्वेश्चन आपके पास CSIR नेट में भी आया हुआ है, IIT जैम में भी आया हुआ है और आपके गेट एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स आपके पास यहाँ पर है, ये आप लोग बनाते हो ड्यूरिंग ब्राउन रिंग टेस्ट, जो कि आपके BSc के सिलेबस के अंदर भी है और MSc के सिलेबस के अंदर भी है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैब में आप इसको देखते भी हो और ब्राउन रिंग टेस्ट के टाइम पर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बनता है और जनरली इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे वो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। लेकिन अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर से, तो उस इंपॉर्टेंट बात को ही आप याद करके चलिएगा। अगर आपको आगे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन भी, लेकिन अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है बस वही आपको याद रखनी है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्पीशीज, ये आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है, विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्राउन रिंग टेस्ट इज। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे
रहेंगे अनपेयर्ड, 3 रहेंगे अनपेयर्ड, 4 रहेंगे अनपेयर्ड और या फिर आपके पास 5 रहेंगे अनपेयर्ड। अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आपको चेक करना है कि आयरन के अंदर कितने अनपेयर्ड हैं, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ऑफकोर्स वो यही पूछ रहा है कि आपके पास यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करूंगा जो हम आगे डेफिनेटली पढ़ेंगे, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल, जिससे आप लोग क्या निकालने वाले हो कि इस मेटल के ऊपर आपका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है। आई होप कि आपको पता हो कि किस तरीके से आप यहाँ पर इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल को लगाते हो। वो बेसिकली यही कहता है कि आपके पास इनके ऊपर इंडिविजुअली जितना भी आपके पास ऑक्सीजन नंबर का सम होगा वो आपके पास ओवरऑल जो गिवन है वो उसके बराबर होना चाहिए। बस इतना ये कहता है ताकि ओवरऑल आप यहाँ पर चार्ज को बैलेंस कर सको। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह रखनी है कि अगर आपको कभी भी NO लिगेंड देखने को मिल जाए विद Fe तो आपको एक याद रखना है कि आपके पास NO कैसे रहेगा, एज NO प्लस रहेगा। NO नेगेटिव भी होता है, आगे पढ़ेंगे उसको हम लोग। लेकिन अगर आपके पास मेटल रहा आयरन का तो NO हमेशा कैसे प्रेजेंट रहने वाला है, NO प्लस की फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता होगा तो आप लेट कर लो कि आपके पास X के क्वेश्चन नंबर कितना है, X है। H2O का चार्ज क्या होता है, 0 होता है। न्यूट्रल लिगेंड है, पता है आपको, इसका क्या हो जाएगा 0। इसका आपको पता है कि अगर आयरन है तो इसका कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और ओवरऑल इसके ऊपर कितना गिवन है, प्लस का 2 गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब फिर से बोल रहा हूं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको पता होगा कि इनके ऊपर चार्जेस क्या हो गए भाई। एक एटम आपके पास Fe का है तो X लगा दिया मैंने यहाँ पर। 5 आपके पास H2O के हैं तो 5 इंटू में 0, एक के ऊपर चार्ज क्या है 0, प्लस एक आपके पास यहाँ पर NO है उसके ऊपर चार्ज क्या है प्लस का 1, एंड इनका समेशन क्या होना चाहिए जो आपके पास यहाँ पर ओवरऑल चार्ज है दैट इज प्लस का 2। तो ये कितना बन जाएगा, X + 1 = प्लस का 2, यानी कि आपके पास X क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि आयरन के ऊपर चार्ज क्या है आपके पास प्लस का 1 चार्ज है। अब आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, हम सबको पता है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d6 4s2। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके आयरन की। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालनी आती होंगी, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ आप उसको सीख लीजिए। साथ में आपको एटलीस्ट 3D सीरीज़ के जो आपके पास मेटल्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो पता होना ही चाहिए। तो सारे आप लोग प्लीज़ याद कर रखिएगा। याद करने के लिए आप सिंपल बोल सकते हो दैट साइंस टीचर वेरी क्रूशियल मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो या फिर जो भी आपका तरीका है आप उस तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ से आपके पास होता है 21, दिस इज़ योर 22, दिस इज़ योर 23, दिस इज़ योर 24, दिस इज़ योर 25 एंड दिस इज़ योर 26। यानी कि आपका जो आयरन है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा यहाँ पर 26 होगा। और अगर इसका 26 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सिंपली 3d6 4s2। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ न्यूट्रल Fe। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, Fe+1 चाहिए, यानी कि इसने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। कौन सा लूज किया होगा, जो मोस्ट लूजली बाउंड है। यहाँ पर कौन सा मोस्ट लूजली बाउंड है, जो 4s के अंदर यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर है। तो क्या बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, Fe+ क्या हो जाएगी, आर्गन 3d6 4s1। अब एक और कॉन्सेप्ट आप बाद में पढ़ोगे कि अगर आपके पास Fe की एक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो ये बेसिकली चला जाता है ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अंदर की तरफ, और आपके पास यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, फिर इसकी 3d7 बन जाएगी। आगे पढ़ेंगे इसको, बोल रहा हूँ मैं आपके पास कि हम इसे आगे पढ़ेंगे, ये क्यों होता है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। अभी के लिए मैं बस इस क्वेश्चन को करवा रहा था जस्ट बिकॉज आपको ये बताने के लिए कि अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम आयरन होता है तो आपके पास NO कैसे रहेगा, NO+ की फॉर्म के अंदर रहेगा। बस इतना ही पॉइंट आपको अभी के लिए पता होना चाहिए, बाकी नहीं पता होगा तो भी आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर आ गया 3d7। अब ये 3d7 है और आपके पास यहाँ पर लिगेंड क्या क्या है, आपके पास यहाँ पर H2O है जो कि ज़्यादा नंबर के अंदर है। तो ये डिसाइड करेगा आपके पास कि पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। H2O को आप ऐसे क्लासीफाई करते हो एज ए वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि आपके पास ये क्या है, सिग्मा डोनर है। स्पेक्ट्रोकेमिकल के अंदर कहाँ पर आएगा, बीच में कहीं आएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर काम करता है एज ए वीक फील्ड लिगेंड। और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो आपके पास यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को आप 5d ऑर्बिटल्स में कुछ इस तरीके से प्लेस करोगे, 2 रहेंगे पहले में, 2 रहेंगे इसमें। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर पेयरिंग नहीं दिखाएगा क्योंकि आपके पास ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो आपके पास यहाँ पर क्या रहेंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर पेयरिंग होती तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाता भाई, इधर आ जाता। तो आपके पास क्या बचता, सिर्फ और सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता। तो ये सारा खेल होता है कि आपके पास जो लिगेंड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। हालांकि ये पॉइंट भी आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया जस्ट ये बताने के लिए कि आपके
आपके पास जो Fe है, अगर Fe हुआ तो NO प्रेजेंट होता है NO प्लस के अंदर, और इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, ब्राउन रिंग टेस्ट को आप बार बार पढ़ते हो, तो इस क्वेश्चन को तो अपने दिमाग में ज़रूर डाल लेना कि ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर आपके पास जो Fe होता है ये प्रेजेंट होता है +1 फॉर्म के अंदर, और इसमें आपके पास क्या होते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको आपको प्लीज़ याद कर रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसके ऊपर बेस थे। कुछ आपने ऐसे कॉन्सेप्ट भी देखे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिससे आप लोग जो क्वेश्चन हमने अभी किया है उसको भी आप लोग समझ पाओगे। अभी हम लोग अपने लिगेंड की क्लासिफिकेशन के अंदर ही आगे चलते हैं और लिगेंड्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। पहले समझते हैं कि आखिर ये डेंटिसिटी क्या होता है। आपके पास कोई एक लिगेंड होगा, लिगेंड क्या करेगा, आपके पास मेटल को जो क्या करता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। अब जो लिगेंड है वो सिंपल आपके पास कोई एटम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। जैसे कि मैं बात करता हूं Cl नेगेटिव की, तो ये आपके पास क्या है, सिंपल एक एनायन है, राइट। तो ये आपके पास क्या है, सिंपल एनायन है। अगर मैं बात करता हूं Ro नेगेटिव की, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स है। भाई R में भी कुछ एटम्स होंगे, O भी एक एटम है, तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है। तो लिगेंड आपके पास सिंपली कोई एटम हो सकता है, कोई एनायन हो सकता है, या फिर आपके पास कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। आपके पास एक और लिगेंड हो सकता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जो मैंने यहाँ बनाया भी हुआ है आपके लिए, NH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2 एंड दिस इज NH2। तो ये भी आपके पास क्या है, एक लिगेंड है। इसके क्या होता है, आपके पास यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर होता है। तो डोनेशन ये भी दिखा सकता है, डोनेशन ये भी दिखा सकता है। यहाँ पर आपको डोनेशन कौन दिखाएगा, ऑक्सीजन दिखाएगा। यहाँ पर कौन दिखाएगा, ये Cl नेगेटिव दिखाएगा। आपके पास होता है HCl नेगेटिव, राइट। यहाँ पास ये भी दिखा सकता है, और सल्फर भी कभी कभी डोनेशन यहाँ पर आपके लिए दिखा सकता है। तो आपके उस लिगेंड के अंदर कितनी डोनेशन साइट है, यानी कि कितनी साइड से डोनेशन हो सकता है मेटल के ऊपर, वो उसकी क्या होती है, आपके पास डेंटिसिटी होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि कितनी साइड से मेटल को डोनेशन हो सकता है, वो क्या होगी, यहाँ पर उसकी डेंटिसिटी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर लोन पेयर को कैलकुलेट करना है, लोन पेयर को बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ सिंपली Ro नेगेटिव का ही, तो इसके ऊपर आपके पास क्या होने वाले हैं भाई, 3 लोन पेयर होंगे। तो आपके पास 3 लोन पेयर तो हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन वाले एटम से ही डोनेशन होता है मेटल के ऊपर। तो आप क्या बोलोगे, इसकी डेंटिसिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। हालांकि लोन पेयर 3 है। तो हमेशा ध्यान रखना कि डेंटिसिटी को डिटरमाइन करते हुए हम लोग लोन पेयर्स के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करते हैं। हम फोकस करते हैं कि कितने साइड से डोनेशन हो सकता है आपके मेटल के ऊपर। तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पर, दैट नंबर ऑफ डोनर साइट ऑन ऑफ सिंगल लिगेंड दैट आर अटैच विद द मेटल एटम, यानी कि मेटल एटम को हम लोग कितनी साइड से, कितनी अलग अलग साइड से डोनेशन कर सकते हैं। अब कुछ लिगेंड आपने पढ़े, जैसे कि कोई एक लिगेंड मान लो, और आप मान लो आपके पास क्या है, एक पाई एसिड लिगेंड है। अगर ये आपके पास कोई पाई एसिड लिगेंड है, तो पहले क्या करने वाला है, ये पहले सिग्मा बॉन्डिंग करेगा, बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, बाद में मेटल वापस से क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये आपके पास यहाँ पर होता है सिग्मा बॉन्डिंग, ये आपके पास यहाँ पर होती है पाई बॉन्डिंग। तो अगर इस केस में मैं आपसे पूछूं कि भाई लिगेंड की डेंटिसिटी क्या है, तो आप उसे 1 ही बोलोगे, क्योंकि पाई वाला को आप यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते हो। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है वाइल डिटरमाइनिंग डेंटिसिटी। नंबर 1 कि आपको नंबर ऑफ लोन पेयर्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि कितनी डोनर साइट है। दूसरी चीज़ कि अगर आपका लिगेंड सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग दोनों में इंक्लूड है, तो पाई वाली बॉन्डिंग को आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपको बस चेक करना है कि सिग्मा बॉन्डिंग कितनी साइड से आ रही है। तो अगर आपके पास इस लिगेंड में सिर्फ और सिर्फ एक साइड से ही सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, तो आप बोलोगे इसकी डेंटिसिटी आपके पास क्या है, 1 है। और किसी भी लिगेंड की कितनी डेंटिसिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, आपके पास एक सिंबल होता है, दैट इज कापा। आप इसके ऊपर कुछ नंबर लगाते हो और ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि उस लिगेंड की पर्टिकुलरली डेंटिसिटी क्या है। जैसे कि अगर आपके पास लेट से अमोनिया कोई लिगेंड है, तो अमोनिया जब मेटल को डोनेट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इस एक साइड से करता है, फ्रॉम दिस नाइट्रोजन साइड। तो इसकी डेंटिसिटी क्या है, 1 है। तो इसकी डेंटिसिटी को आप पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप यहाँ पर लिख दोगे कापा रेज टू दी पावर 1। इसके ऊपर पावर आपके पास क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। तो कापा के ऊपर जो 1 लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लिगेंड की डेंटिसिटी क्या है, 1 है। अगर आपके पास लिगेंड लेट से होता है इथाइलिन डायमीन, जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, दिस इज NH2, दिस इज योर CH2, दिस इज योर CH2 एंड दिस इज योर NH2। तो ये जो लिगेंड है उसके अंदर आपके पास 2 डोनर साइट है, ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है आपके इस मेटल को। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोल दूंगा डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट, क्योंकि इस लिगेंड के पास क्या है, 2 साइट है जिससे वो डोनेशन कर रहा है। इसके पास क्या थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही साइट थी, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, मोनोडेंटेट। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। ये आपके पास यहाँ पर क्या है कि उसकी डेंटिसिटी कितनी है। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, बाइडेंटेट, इसके पास क्या है, 2 साइट है। H2 के पास क्या होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ एक साइड, हालांकि इसके पास क्या है,
दो लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर के ऊपर फोकस नहीं करना है। कितनी साइड डोनेशन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कर रहा है एक से, तो मैं यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करूंगा एज कापा 1। इसकी डेंसिटी आपके पास क्या हो जाएगा कि बस कैसा लिगेंड है, ये है आपके पास एज ए मोनोडेंटेड लिगेंड। और अगर आपको यहाँ पर बताना है कि इसकी डेंसिटी कितनी है, तो आप यहाँ बोलोगे कापा 2। तो सर अगर हमें पता है कि आपके पास एथाइलिन डायमीन की डेंसिटी 2 होती है, तो फिर मुझे कापा 2 लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास ये वाला भी एटम पार्टिसिपेट करे और ये भी पार्टिसिपेट करे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सेम लिगेंड आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड से ही डोनेशन करता हुआ मिले। इस साइड से डोनेशन आपके पास क्या हो जाए, पॉसिबल ही ना हो। वो पॉसिबल क्यों नहीं होगी बात करेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी लिगेंड के पास 5-6 साइट है डोनेशन करने के लिए, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ 1 या 2 की तरह से ही कर रहा है या फिर 3 से ही कर रहा है। वो सारा खेल होता है कि आपके पास मेटल कौन सा है, उसके ऊपर भी आपकी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है। तो अगर यही लिगेंड आपके पास हुआ, लेट्स से आपके पास इथाइलिन डायमीन ही हुआ, यानी कि CH2 यानी कि आपके पास आएगा NH2, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। और किसी कॉम्प्लेक्स में ऐसा हुआ कि सिर्फ एक साइड डोनेशन आपको देखने को मिल रही है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बोल दूंगा, यहाँ लगा दूंगा कापा 1। तो आप ये समझ जाओगे कि भाई इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका जो ये लिगेंड है, ये सिर्फ और सिर्फ एक साइड से ही क्या कर रहा है, डोनेशन कर रहा है मेटल को। तो यहाँ पर जो कापा है ये वो काम करेगा, ये आपको बताएगा कि जो पर्टिकुलर लिगेंड आपके पास है वो कितनी साइड से डोनेशन कर रहा है मेटल के ऊपर। कुछ और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सलेट को भी, ये रहा आपके पास ऑक्सलेट, O नेगेटिव, कार्बन CO आपके पास यहाँ पर है, एंड दिस इज O नेगेटिव। तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपके पास यहाँ पर क्या होंगी, 2 साइट होंगी जिससे वो डोनेशन कर सकता है आपके मेटल आयन को। तो आप यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको, कापा 2 लगा दोगे, एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ए बाइडेंटेड लिगेंड। हालांकि कुछ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये एज ए मोनोडेंटेड भी काम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जितनी भी साइट उसके पास हो वो हर एक साइड से ही डोनेशन करे। डिपेंड करता है कि मेटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर आपके पास स्टेबल है, मेटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बियर कर सकता है, उसके ऊपर भी आपके पास जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हुई चलेगी। अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है, इन एक्सप्लेनिंग डेंटिसिटी वी जनरली फोकस ऑन द सिग्मा बॉन्ड काउंटिंग, वी डू नॉट कंसिडर द पाई बॉन्ड काउंटिंग। मैं आपको बता चुका हूँ कि पाई बॉन्डिंग वाली चीज़ आपको यहाँ पर काउंट नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग वाली चीज़ें ही काउंट करनी है। अब अगर आप यहाँ पर फोकस करो और चीज़ों को ध्यान से देखो, अगर आपके पास कोई लिगेंड एज ए बाइडेंटेड लिगेंड काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पर एक रिंग फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, राइट। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, एक रिंग फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर भी क्या देखने को मिला था, आपको यहाँ पर भी एक रिंग फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, हम इसे बोलते हैं, पास यहाँ पर क्या बन गया, चिलेट की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि एक चिलेट रिंग बन गई है। और ये रिंग कितना स्टेबल है उसके ऊपर भी आपके पास चीज़ें डिपेंड करती है। मान लो आपके पास यहाँ पर जो रिंग बनी है ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बहुत हिंड्रेंस है इसके अंदर, तो ये क्या कहेगा, मेटल कहेगा भाई तू मुझे क्या कर दे, सिर्फ और सिर्फ एक साइड डोनेशन कर दे, यहाँ से मत कर, क्योंकि अगर तू यहाँ से कर रहा है तो जो रिंग बनेगी वो रिंग बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। क्योंकि आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको जब इतने सारे एटम साथ में जुड़ जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक हिंड्रेंस देखने को मिलेगा, और उस हिंड्रेंस की वजह से मेटल फोर्स करेगा लिगेंड को, और ये कहेगा कि मुझे बस एक साइड डोनेशन कर दे, सेकंड साइड से डोनेशन मत कर, क्योंकि अगर तू वहाँ से भी करेगा तो रिंग बनेगी और वो रिंग ज़्यादा स्टेबल नहीं बनेगी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, चिलेशन इफेक्ट बोलते हैं। इस रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेट रिंग। और उस चिलेट रिंग कितनी स्टेबल है, क्या उसका इफेक्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, चिलेशन इफेक्ट बोलने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आपने क्या किया, आपने ऑन द बेस ऑफ डेंटिसिटी आपने लिगेंड को क्लासीफाई किया एज मोनोडेंटेट, एज बाइडेंटेट, एज ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट। तो आप लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिगेंड्स को क्लासीफाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास यहाँ पर मोनोडेंटेट के एज F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, H2O, Cn नेगेटिव, NH3, NO2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, CO, NO, एंड यहाँ पर क्या है पास पिरिडीन है, दिस इज पिरिडीन। हम उसको सिंबलाइज करते हैं ऐसे सिंपली PY लिखकर। तो मैं आगे जाकर लिगेंड्स को इस तरीके से भी सिंबलाइज करूंगा, बार बार उसको अच्छे से बड़े बड़े फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो मोनोडेंटेट के मैंने आपके सामने कोई एग्जांपल लिखे हुए हैं। अब मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर कुछ होमवर्क, आपको कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं डाइडेंटेट के, ट्राइडेंटेट के, टेट्राडेंटेट के, पेंटाडेंटेट के, हेक्साडेंटेट के। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है डोंट वरी, आपके पास इंटरनेट है, आप गूगल के ऊपर जाकर लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेस ऑफ डेंटिसिटी, तो आपको पूरी टेबल मिल जाएगी। उस टेबल के अंदर से आप प्लीज़ क्लासीफाई ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप एक बार बाकी सब लिगेंड के भी गो थ्रू हो जाए, उनको अपने हाथ से बनाकर देख लें, और आपको ये समझ में आए कि ये बाइडेंटेट क्यों है, क्योंकि इसके पास 2 साइट है, ये ट्राइडेंटेट क्यों है, इसके पास 3 साइट है। आपके पास यहाँ पर डेंटिसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। आपके पास एक लिगेंड होता है EDTA, इसकी आपके पास जो डेंटिसिटी है वो 6 तक वेरी कर सकती है, 1 to 6 हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक साइड डोनेशन करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे। अगर किसी
कॉम्प्लेक्स में किसी आपके पास लेट से कोई ईडीटी कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पर जो ईडीटी है वो 2 साइड से डोनेशन कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, उस साइड में कापा 2 लिखोगे। तो अगर आपको ये लिखा देखने को मिल जाए तो आप समझ जाओगे कि भाई इस कॉम्प्लेक्स में ईडीटी ये लिगेंड है जो अपनी 2 साइड से क्या कर रहा है, डोनेशन कर रहा है। अगर आपको देखा मिल जाए यहाँ पर कापा 3 ईडीटी है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो आपका ईडीटी है वो 3 साइड से क्या कर रहा है, डोनेशन कर रहा है। तो ये आपके पास क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है इस कापा का, जिससे आप ये समझ सकते हो सिर्फ देखकर कि आपके पास जो लिगेंड है वो कितनी साइड से डोनेशन करेगा। वो डिपेंड करता है आपके पास किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, क्योंकि जब मेटल को कोई भी मल्टीडेंटेड लिगेंड डोनेशन कर रहा हो, बस क्या बन जाती है, एक चिलेट रिंग बन जाती है। उसकी स्टेबलाइज होना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसको आप कहाँ पढ़ते हो, चिलेशन इफेक्ट के अंदर पढ़ते हो। व्हेन मल्टीडेंटेड लिगेंड बाइंड्स अप विद द मेटल, जनरेशन ऑफ चिलेट रिंग टेक प्लेस एंड देन द डेंसिटी ऑफ लिगेंड विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द चिलेट रिंग। जैसे कि अगर आपके पास लिगेंड हुआ NH2 CH2 NH2, यहाँ पर आपके पास क्या है, मेटल है। अगर आपका लिगेंड हुआ NH2 CH2 CH2 NH2, तो यहाँ पर जो आपके पास रिंग बनी दैट इज 5 मेंबर। भाई 5 मेंबर कैसे चेक कर लो एक बार, यहाँ पर कितने एटम आपके पास रिंग के अंदर, एक मेटल ये रहा, एक N ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, यानी कि 4 मेंबर की रिंग बनेगी। यहाँ पर कितने आपके पास, एक मेटल ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा और एक नाइट्रोजन ये रहा, यानी कि 5 मेंबर की रिंग यहाँ पर बनेगी। अब ऐसी होता है कि आपके पास जो 5 मेंबर की रिंग होती है वो ज़्यादा स्टेबल है 4 मेंबर से। 4 मेंबर यहाँ पर क्या होती है भाई, स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होती है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है आपके पास इस रिंग का, जरा उसको भी जरा यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, कि जो आपके पास होती है 5 मेंबर रिंग, ये आपके पास ज़्यादा स्टेबल होती है। फिर आएगा 6 मेंबर रिंग, फिर आएगा 4 मेंबर रिंग, फिर आएगा आपके पास यहाँ पर 7 मेंबर रिंग। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज ऑफ एरोमेटिसिटी। भाई एरोमेटिसिटी स्टेबलाइज कर देती है रिंग को। तो अगर आपके पास कोई एक 6 मेंबर की रिंग बन रही है और रिंग बनने के बाद उसमें एक एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, यानी कि कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड्स आपके पास आ रहे हैं, तो सिर्फ उस केस में क्या होता है, आपके पास 6 मेंबर रिंग विल बी मोर स्टेबल देन द 5 मेंबर रिंग। अदरवाइज आपके पास क्या होगा, 5 मेंबर रिंग विल बी मोर स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग। तो आपको इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को याद करना है कि आपके पास कौन सा रिंग का साइज ज़्यादा होगा। भाई अगर आपके पास यहाँ पर साइज छोटा है, अगर आपके पास यहाँ पर 4 मेंबर की रिंग है, तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पर क्या है, एटम एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। और अगर ये बिल्कुल क्लोज हैं तो आपको यहाँ पर एक हिंड्रेंस देखने को मिलेगा इनके बीच में, और ये रिंग आपके पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी। लेकिन अगर ये 5 मेंबर की आपके पास रिंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर पास क्या है, एटम हल्के हल्के दूर हैं, इसीलिए आपके पास यहाँ पर क्या होती है, हिंड्रेंस कम होती है, और 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर रिंग। अब कब 4 मेंबर बनेगी, कब बनेगी 5 मेंबर, ये सब खेल डिपेंड करता है आपके पास मेटल के ऊपर, कि आखिर मेटल क्या चाहता है लिगेंड से, कि तू मुझे कितनी तरफ से डोनेशन करके दे। वो सारा का सारा यहाँ पर खेल होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाऊं तो पहले आप ये समझिए कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ चीज़, कोई आपके पास एक लिगेंड है यहाँ पर NH2 CH2 NH2 और यहाँ पास क्या है, मेटल है। तो अगर यहाँ पर मेटल को डोनेशन हो रहा है 2 साइड से, तो आपके पास यहाँ बनने वाली है 4 मेंबर की रिंग, और 4 मेंबर की रिंग क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। तो क्या करेगा आपके पास, ये मेटल कहेगा कि तुम मुझे 2 साइड डोनेशन मत कर, सिर्फ एक से ही कर दे। तो यही लिगेंड क्या करने वाला है भाई, एज ए मोनडेंटेड काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक साइड से ही डोनेशन देखने को मिलेगी। ये मेटल कहेगा मेरे को 2 तरफ से नहीं चाहिए, बहुत हिंड्रेंस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से ही कर दे। तो उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्या एक तरफ से, तो ये पास क्या बन जाएगा, मोनोडेंटेड बन जाएगा। इन चीज़ों को आपको अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब हम लोग डिटेल के अंदर चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा स्टेबल समझ में आने वाली है। आखिर चिलेट रिंग से चीज़ें स्टेबल क्यों हो गई, उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे जाकर, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई 5 बन गया तो स्टेबल हो गया, सिर्फ मैंने बोल दिया, नहीं, उसका प्रूफ क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझते हुए भी चलेंगे। अभी के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि आखिर कितने लिगेंड्स हैं जो चिलेट रिंग की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास होते हैं मल्टी डेंटेड लिगेंड, वो क्या कर सकते हैं, चिलेट रिंग की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कार्बोनेट है, ये रहा मैंने बनाया हुआ स्ट्रक्चर उसका, O नेगेटिव, यहाँ पर कार्बन रहेगा CO, दिस इज O नेगेटिव। नाइट्रेट है आपके पास, दिस इज योर सल्फेट। तो इस टाइप के लिगेंड जब एसिड डोनेशन करते हैं, बस क्या बन जाती है, एक रिंग बन जाती है। बस क्या बनने वाली, यहाँ पर एक रिंग बनने वाली है। तो जैसे ही आपके पास रिंग बनते हैं, आपसे क्या बोलते हो, चिलेट रिंग बोलते हो। और ये रिंग कितनी स्टेबल है उसके ऊपर ही आप चेक करोगे कि आपका लिगेंड बाइडेंट की तरह काम करने वाला है या फिर मोनडेंटेड की तरह काम करने वाला है। कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है नाइट्रो का भी, राइट। तो इसके यहाँ पास क्या होता है, O नेगेटिव, ये रहा आपके पास O, तो यहाँ से डोनेशन हो सकती है और आपके पास डोनेशन यहाँ से भी हो सकती है आपके इस मेटल के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पास क्या बन रहा है, एक मेंबर ये रही,
एक मेंबर आपके पास ये रहा, एक एटम आपके पास ये रहा और एक आपके पास ये रहा। यहाँ पास क्या बनने वाली है भाई, 4 मेंबर की आपके पास रिंग बनेगी और 4 मेंबर के रिंग बनेंगे, आपको देखने को मिलेगा भाई हिंड्रेंस देखने को मिलेगा, यानी कि 4 मेंबर रिंग इज नॉट स्टेबल इन दिस केस। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स होता है कोबाल्ट NO2 6, एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, कोबाल्ट NO2 6। पहले आप ये समझिए कि अगर आपके पास यहाँ पर 4 मेंबर की रिंग है और ये एटम एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं तो हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि एटम दूर दूर हो जाए और रिंग 4 मेंबर की ही रहे तो वहाँ पर स्टेबिलिटी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये दूर दूर कब होंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर क्या है, कोई एक मेटल है, ये छोटा मेटल है आपके पास, कोई एक छोटा सा साइज़ का मेटल है, हल्का सा मेटल है और आपके पास यहाँ पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा O, ले डोनेशन कर रहा है इस तरीके से। ये आपके पास यहाँ पर क्या है N है, ये आपके पास यहाँ पर O है, इस तरीके डोनेशन हो रहा है। और अगर मैं इस मेटल के साइज़ को बड़ा कर दूँ, अगर मैंने मेटल को बड़ा ले लिया यहाँ पर, तो अब मैं करूँगा क्या बनेगा आपके पास, यहाँ बनेगा आपके पास O, ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा N, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा O और ये आपस में इस तरीके हो जाएगा। तो अगर मेटल का साइज़ बढ़ जाता है तो जो रिंग है ये भी ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और अगर ये बड़ी हो गई तो उस केस में हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके मेटल का साइज़ बड़ा होता है तो मेटल के साइज़ बड़े होने के बाद 4 मेंबर रिंग आपके पास यहाँ पर स्टेबलाइज्ड होना भी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मेटल छोटा होगा तो उस केस में तो 4 मेंबर रिंग कभी भी आपके पास स्टेबलाइज्ड नहीं होगी। और मेटल के साइज़ को आप कैसे चेक करते हो, आपको पता है कि अगर आपके पास मेटल हुआ 3D साइज़ का तो वो छोटा होता है, आपके पास हुआ 4D का वो बड़ा हो जाएगा, आपके पास हुआ 5D का तो वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर वेरिएशन होता है साइज़ ऑफ मेटल का। 3D सीरीज़ का मेटल छोटा होता है, 4D का थोड़ा बड़ा होता है, 5D का और भी बड़ा होता है। और जैसे जैसे आपके पास यहाँ पर इनका साइज़ इंक्रीज होता जाता है, मेटल जो है वो ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स भी बनाना स्टार्ट हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कोई आपके पास छोटा साइज़ का मेटल आइटम होगा तो वो क्या करेगा, मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है, डोनेशन यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, यहाँ से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा। अगर बड़ा हुआ तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से भी ले लेगा, यहाँ से भी, 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 क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, इनके बीच में हिंड्रेंस कम रहेगा क्योंकि आपके पास क्या है, यहाँ पर मेटल का साइज़ बड़ा है। तो जैसे जैसे आपके पास मेटल का साइज़ बड़ा होता रहता है वैसे वैसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड्स बनने की जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती रहती है। इसीलिए आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग बोलते हो कि अगर आपका मेटल होता है 3D सीरीज़ का तो वो ट्राई करता है ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाने का जिनका कोऑर्डिनेशन वापस क्या होने वाला है, मैक्स टू मैक्स 4 to 6 के बीच में रहेगा। अगर आपके पास मेटल होता है 4D सीरीज़ का या फिर 5D सीरीज़ का, वो ट्राई करेगा कि उसका कोऑर्डिनेशन में क्या हो सकता है भाई, आपके पास 8 हो जाए, 10 हो जाए या फिर 12 हो जाए। क्योंकि इस केस में क्या होता है, मेटल का साइज़ बड़ा होता है तो वो ज़्यादा लिगेंड्स को अपने साथ बिना हिंड्रेंस के अटैच कर सकता है। लेकिन अगर मेटल छोटा होगा तो वो कम ही लिगेंड को अपने साथ अटैच करवा सकता है। अब इसी बेसिस के ऊपर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं 2 एग्जाम्पल। पहला है आपके पास कोबाल्ट NO2 एंड दूसरा आपके पास CeNO2 दोनों पर जो चार्ज आपके पास क्या है, -3 आपके पास चार्ज है। अब ये है आपके पास कोबाल्ट 3D सीरीज़ का, ये है आपके पास क्या, सेडियम, या पास क्या है यहाँ पर 4D सीरीज़ का है। क्योंकि ये 4D सीरीज़ का है, ये बड़ा है तो ये चाहेगा कि इससे कोऑर्डिनेशन पास क्या हो सकता है भाई, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये छोटे तो क्या चाहेगा आपके पास कोऑर्डिनेशन क्या हो जाए, 4 to 6 ही रहे, इससे ज़्यादा से कोऑर्डिनेशन नंबर ना हो। अब इस कोबाल्ट से क्या जुड़ा है आपके पास, 6 NO2 जुड़े हुए हैं। अब NO2 जो है वो ये रहा आपके पास NO2, ये एज ए बाइडेंटेड काम कर सकता है। लेकिन अगर एक लिगेंड 2 तरफ से डोनेशन करेगा तो 6 कितने से करेंगे, 12 साइड से, तो उसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 12 हो जाएगा इन केस ऑफ दिस। अगर इस वाले एग्जांपल के अंदर, अगर इस वाले केस के अंदर यहाँ पर ये NO2 एज ए बाइडेंटेड काम करे तो आपके पास इसका कोऑर्डिनेशन वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, जो मेटल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ये 3D सीरीज़ का है और ये चाहता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहे, मैक्स टू मैक्स 6 तक जाए, इससे ऊपर ना जाए। तो ये कोबाल्ट कहेगा कि भाई तू एज ए बाइडेंटेड काम मत कर, तू सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेड ही रहे, यानी कि तो जितने भी 6 लिगेंड है ये मुझे बस एक तरफ से डोनेशन कर दे और मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहे, मेरा 6 रहे। तो इस केस में आपके पास जो ये NO2 है ये काम करने वाला है यहाँ पर एज ए मोनोडेंटेड, ये यहाँ पर बाइडेंटेड की तरह काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो NO2 है ये काम करेगा मोनोडेंटेड और हर एक लिगेंड सिर्फ और सिर्फ एक साइड करेगा डोनेशन। तो आपके पास जो मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मेटल को यहाँ पर चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर ले लूँ सेलेनियम यानी कि C ले लूँ, अब ये क्या बन गया, 4D सीरीज़ का है। और अगर ये 4D सीरीज़ का है तो इसका साइज़ क्या है, बड़ा है और ये खुश है। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाए आपके पास 12 भी हो जाए तो 12 कब होगा, जब पास क्या बन जाए यहाँ पर
आपके पास यहाँ पर ये कैसे काम करेगा, ऐसे बाइडेंटेड काम करेगा, क्योंकि अगर एक कर रहा है दो की तरफ से डोनेशन तो आपके पास यहाँ पर कितने हैं 6 है, तो 2 इंटू में से आपके पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और क्योंकि मेटल का साइज भी बड़ा है तो 4 मेंबर की रिंग बनने से भी उसको कोई दिक्कत होगी नहीं। और अगर रिंग बनती है और रिंग अगर नहीं बन रही है तो रिंग बनने वाले ऑप्शन को वो पहले चूज करता है, क्योंकि रिंग से कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, चिलेट रिंग स्टेबलाइजेशन बोलते हो, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए अगर रिंग नहीं बन रही है, रिंग बनने के चांसेस हैं, तो रिंग बनने के चांसेस को ज़्यादा फेवर करता है, क्योंकि आपका यहाँ पर मेटल बड़ा है तो ये 4 मेंबर की रिंग को भी स्टेबल कर सकता है। तो ये चाहेगा कि भाई तू यहाँ पर रिंग बना ले और मेरे कोऑर्डिनेशन नंबर को तू चाहे तो 12 तक पहुँचा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर आपके पास जो NO2 है वो क्या करेगा, एज ए बाइडेंटेड की तरह काम करेगा। तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि आपके पास वो जो लिगेंड है क्या वो मल्टीडेंटेड लिगेंड है, क्या वो एज ए बाइडेंटेड काम कर सकता है। फिर आपको चेक करना है क्या मेटल के ऊपर भी ऐसी कंडीशंस है, क्या मेटल चाह सकता है ये चीज़ कि वो एज ए बाइडेंटेड काम करे। अगर वो चाहता है तो वो एज ए बाइडेंटेड काम करेगा, अगर वो नहीं चाहता है तो वो एज ए बाइडेंटेड काम नहीं करेगा। तो वही चीज़ आपने यहाँ पर पढ़ी है कि अगर आपका मेटल होता है 3D सीरीज़ का, यानी कि साइज़ छोटा है, अगर साइज़ छोटा है तो पहली बात 4 नंबर की रिंग उसको स्टेबलाइज नहीं करेगी। दूसरी बात, ये चाहता नहीं है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ज़्यादा हो, तो वो भी ये नहीं चाहता है। इसीलिए यहाँ पर NO2 क्या करने वाला है, एज ए मोनेटेड काम करेगा। लेकिन यहाँ पर पास क्या है, CE है, साइज बड़ा है, ये चाहता है कि रिंग की फॉर्मेशन भी हो और ये चाहता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक भी चाहे, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो यहाँ पर पास NO2 क्या काम करेगा, एज ए बाइडेंटेड की तरह काम करेगा। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि ये जो है आपके पास यहाँ पर काम कर सकते हैं एज ए बाइडेंटेड, एज ए मोनडेंटेड भी, लेकिन वो डिपेंड करता है मेटल के ऊपर कि वो किस कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से आपके साथ यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। तो ये था आपका एक हल्का सा आइडिया कि आखिर चिलेट रिंग क्या होती है, रिंग की फॉर्मेशन से कंपाउंड स्टेबलाइज क्यों होता है, उसके ऊपर चर्चा रहेगी क्लासिफिकेशन खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आपके पास एक टर्म आएगी हैप्टिसिटी। तो पहले चेक करेंगे आखिर डेंटिसिटी और हैप्टिसिटी में डिफरेंस क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रिंग की फॉर्मेशन होने से आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टेबलाइजेशन आखिर क्यों आ रहा है और क्या चीज़ें आपके पास, क्या फिनोमिना यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना है, ताकि जैसे वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख भी सको। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को आपको लाइक भी करना है। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत जल्दी लेक्चर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है डेंटिसिटी वर्सेस हैप्टिसिटी। तो थोड़ा पढ़कर आइएगा कि आखिर हैप्टिसिटी क्या होता है, थोड़ा आप पढ़कर आओगे, थोड़ी चीज़ें कर आओगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो आज मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया है, आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं बहुत सारे अलग अलग डेंटिसिटी के साथ। एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा, जो बातें मैं आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ वो प्लीज़ करिएगा, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा, वरना चीज़ें जो हैं वो आपको बस अभी वीडियो के टाइम पे समझ में आ रही है, क्वेश्चंस अटैम्प्ट आप उसके रिगार्डिंग नहीं कर पाओगे। तो ये थी आपकी आज की क्लास, लेक्चर नंबर 4। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे स्टोर के ऊपर, दैट इज़ www.rjacademy.store। एंड अभी के लिए हमारी CSIR नेट की टेस्ट सीरीज़ भी लाइव है, तो अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिल सके। साथ में अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमें डोनेशन भी कर सकते हो, आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज़ हाईली अप्रिशिएबल गाइज, ताकि हम लोग इस तरीके से आपके लिए कंटेंट को फ्रीली प्रोवाइड करते रहे ऑन यूट्यूब। आपसे मिलूंगा मैं फिर कभी नेक्स्ट क्लास के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।